morning students, welcome to all in AOC online classes. So student, in previous lecture we have discussed about research topic data collection, and today we are going to discuss another interesting topic, that is data sampling. So let's start. Data sampling. First of all, before discussing data sampling, we will discuss some short term. First is population. तो क्या है, डाटा कलेक्शन जो है उसको करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है जो रिलेटेड है सैम्पलिंग के साथ, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को यूनिवर्स ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्स ऑफ इंटरेस्ट. सो नेक्स्ट अगर बात करें, पॉपुलेशन जो होती है वो टू टाइप की होती है. एक होती है होमोजीनियस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस. तो टू टाइप की पॉपुलेशन होती है, पहली होमोजीनियस और सेकंड है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस पॉपुलेशन कौन सी होती है? वो पॉपुलेशन जिसमें क्या होता है, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम होमोजीनियस पॉपुलेशन कहते हैं. हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कौन सी होती है? जिसमें जो है डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. सेम एलिमेंट्स जैसे कि मान लीजिए ऑल इंग्लिश फीमेल टीचर, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, सारे के सारे इंग्लिश के हैं, फीमेल हैं, टीचर्स हैं, मतलब सेम पोस्ट में है, सेम सब्जेक्ट है और सेम जो है उनका सेक्स है. तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी पॉपुलेशन है? होमोजीनियस पॉपुलेशन. हेट्रोजीनियस जो है पॉपुलेशन, जिसमें मैंने क्या बताया है, जितने भी एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए वो सारे डिफरेंट होते हैं. जिसमें ये क्या है, जैसे कि एक मैथ का टीचर आ गया, जैसे एक इंग्लिश का, एक हिंदी, एक एसएस. सो इस तरह से वेरिएशन होती है एलिमेंट्स के बीच में. तो ये होती है हमारी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं. इसको यूनिवर्स ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी कॉलेज के, स्कूल के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करना है, उनके मार्क्स के बारे में पता करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो पूरे कॉलेज में 1000 बच्चा है तो हम क्या करेंगे, 1000 के 1000 बच्चे का जो है डाटा लेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन. सो ये फर्स्ट शॉर्ट टर्म थी जो सैम्पलिंग के अंदर यूज़ होती है. सेकेंड है सैम्पल. सैम्पल जो ये अनदर शॉर्ट टर्म है जो हमने आज डिस्कस भी करनी है डीपली. सैम्पल क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन में हमने क्या किया, 1000 बच्चा था, 1000 का 1000 जो है बच्चे की स्टडी की, ठीक है. और सैम्पल क्या होता है? सैम्पल क्या होता है? पॉपुलेशन में से कुछ ऑब्जेक्ट जो है, कुछ आइटम्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. उन सिलेक्टेड आइटम्स को हम क्या कहते हैं? सैम्पल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे अभी भी बोला कि एक कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर 1000 स्टूडेंट है. अगर हमने पॉपुलेशन में स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 के 1000 स्टूडेंट का डाटा लेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जो है उसके एवरेज मार्क्स जो भी है निकालेंगे. पर लेकिन सैम्पल में क्या होगा, हम 1000 बच्चे का डेटा लेने की बजाय हम उसमें से 50 बच्चों का जो डेटा है वो ले लेंगे, वो हमारा क्या होगा? सैम्पल. जैसे कि मान लो ये हमारा यूनिवर्स है जिसके अंदर क्या है, अनलिमिटेड पीपल्स हैं, मान लो 1000 पीपल्स हैं. ये हमारी पॉपुलेशन है जिसमें से हमने क्या किया, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया. ये हमारी सिलेक्टेड आइटम्स हैं. तो ये सिलेक्टेड आइटम्स हमारी क्या है? सैम्पल. अगर इससे भी एक और इजी एग्जांपल दूं, जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं, ठीक है, तो जब हमने टेस्ट करना होता है कि चाय जो है उसमें मीठा ज़्यादा है या कम है, तो इसका हम पता कैसे लगाते हैं? पूरा का पूरा पतीला तो मुंह को नहीं लगाते ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा कटोरी में निकाल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं. तो जो कटोरी में जो हम निकाल के टेस्ट करते हैं वो हमारा सैम्पल है, और जो हमारा पतीला है वो एक तरह से हमारी पॉपुलेशन है. तो इस तरह से भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो ये था हमारा सैम्पल. ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं जो हम पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट अगर शॉर्ट टर्म है, एक होती है हमारे पास पैरामीटर, ये मैं एक साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दोनों टर्म को, और एक होती है स्टैटिस्टिक. देखिए पैरामीटर जो होती है जो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है,
और जो स्टैटिस्टिक है ये सैंपल को डिस्क्राइब करती है। जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन का जो मीन है उसको एक्सप्रेस करती है, और जो स्टैटिस्टिक है ये सैंपल का जो मीन है उसको एक्सप्रेस करती है। पॉपुलेशन में क्या है, जैसे मैंने मान लीजिए हमने डेटा लिया, ठीक है, उस पूरे के पूरे, उसमें मैंने बोला ना पॉपुलेशन में क्या है, हम हर एक एलिमेंट को लेते हैं। अगर 1000 है तो हम 1000 बच्चे को स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट जो है उसको लिया जाता है, उसकी फिर क्या है एवरेज मार्क्स जो है पता करते हैं। हमने बोला ना कि हमने क्या करना है, 1000 स्टूडेंट है उसका हमने स्टूडेंट्स का मार्क्स पता करने हैं। तो जब हम पॉपुलेशन में 1000 बच्चा था, 1000 के 1000 बच्चे को स्टडी किया, उनकी जो एवरेज मार्क्स निकले हैं वो हमारी, या एवरेज परसेंटेज निकली है, वो हमारी क्या होता है, पैरामीटर। ठीक, उसी तरह से अगर सैंपल की बात करें, इसमें हमने क्या किया, सैंपल सेलेक्ट किया 50 बच्चों का, 50 बच्चों की जो एवरेज मार्क्स निकलेंगे और वही एवरेज क्या होगी, स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इस तरह से जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन के मीन को एक्सप्रेस करता है और स्टैटिस्टिक जो है वो सैंपल के मीन को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट टर्म, वो है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट जिसका हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, जिसके ऊपर स्टडी की जाती है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दी, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट के मार्क्स को जानना है, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या होगा, स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर हमने एनिमल्स के ऊपर स्टडी करनी है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट है वो क्या होगा, एनिमल। तो ये है हमारा एनिमल। और एक और टर्म है सैम्पलिंग फ्रेम। अब आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। देखिए पॉपुलेशन में क्या है, कुछ आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ सैंपल ले लिए जाते हैं, उन सैंपल की एक ऑथेंटिकेटेड लिस्ट जो है वो तैयार कर ली जाती है। उस ऑथेंटिकेटेड लिस्ट को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये जो ऑथेंटिकेटेड लिस्ट तैयार करते हैं, हमने क्या किया, पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिए, उन सैंपल की हमने एक ऑथेंटिकेटेड लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जैक्टली बोले तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, जिसमें क्या है ये लिस्ट है जो पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जाता है, वो लिस्ट बना ली जाती है, उस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, तो उसके अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमने बच्चों का डाटा इकट्ठा करना है कॉलेज के स्टूडेंट का। तो अब देखो कॉलेज में अगर मान लो 1000 स्टूडेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज में 1000 का 1000 स्टूडेंट 24 घंटे प्रेजेंट होता होगा। तो क्या है, 1000 बच्चे में से ये भी हो सकता है कुछ बच्चे डमी हों, या कुछ बच्चे हों जो लेफ़्ट कर चुके हों, या ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब कभी कभी स्कूल आते हों या कॉलेज आते हों। तो इसका मतलब अगर हम क्या करेंगे, उन 1000 में से हम वो बच्चे सिलेक्ट करेंगे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और वो मान लीजिए 1000 में से 900 स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हमारे हैं। तो जो 900 स्टूडेंट की हमने ऑथेंटिकेटेड लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम। और इसी लिस्ट में से ही हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो थी शॉर्ट टर्म जो हमने डिस्कस करनी थी। पहले मैंने पॉपुलेशन के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने सैम्पलिंग के बारे में, सैंपल के बारे में बताया, उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के बारे में बताया, उसके बाद एलिमेंट, और फिर उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है डेटा सैम्पलिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज डेटा सैम्पलिंग? इट इज़ अ प्रोसेस of drawing a number of individual cases from a large population. क्या होती है डेटा सैम्पलिंग? डेटा सैम्पलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस जो है उनको ड्रॉ करते हैं, जो किस में से लिए जाते हैं, पॉपुलेशन में से। मतलब बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को लेकर उनके अलग अलग केसेस को जो ड्रॉ करने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं डेटा सैम्पलिंग। डेटा सैम्पलिंग जो है इसके फ़ायदे भी हैं, इससे हमारी मनी भी सेव होती है, इसके साथ क्या है, दूसरा हमारा टाइम भी सेव होता है, और बहुत ईजीली हम जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। डेटा सैम्पलिंग जो होती है ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज
probability, and second type is known probability. तो दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो आगे उसके 5 कहते हैं टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है रैंडम, नंबर 2 पे स्ट्रेटिफाइड, नंबर 3 पे क्लस्टर, नंबर 4 पे सिस्टमेटिक और नंबर 5 पे है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये 5 टाइप्स है आगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। और नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसकी भी आगे टाइप्स है, जैसे कि कन्वीनियंस, नंबर 2 है स्नोबॉल, नंबर 3 जजमेंटल, नंबर 4 कोटा एंड नंबर 5 वॉलंटरी। सो ये 5 टाइप की होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी के आगे 5 टाइप है, नॉन प्रोबेबिलिटी की भी आगे 5 टाइप की डेटा सैम्पलिंग है। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग की बात कर रही हूँ। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? जिसके अंदर पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट का सिलेक्ट होने का पूरा चांस होता है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे के सारे ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं और सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, ठीक है, मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा, आपने भी लॉटरी का टिकट खरीदा, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा, पर निकल तो किसी की भी सकती है, चांस तो किसी का भी है, मेरी भी निकल सकती है, आपकी भी निकल सकती है, या हम दोनों को छोड़कर किसी और की भी निकल सकती है जिन्होंने ये लॉटरी का टिकट खरीदे हैं। सो इस तरह से सबका इक्वल चांस है। तो इस तरह की सैम्पलिंग जो होती है उसे हम कौन सी सैम्पलिंग कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, जिसमें हर एक यूनिट का, हर एक एलिमेंट का पॉपुलेशन के पूरा का पूरा चांस होता है सिलेक्ट होने का। दूसरी तरफ अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है? जिसमें सबका ना तो नो चांस होता है और ना ही सबका प्रॉपर फुल चांस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, मैं 1000 को ही लेके चल रही हूँ ताकि इजी हम इसको कर सके। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, जैसे कि मान लो हमारे कॉलेज में 1000 बच्चा है, हमने क्या किया, अलग अलग, हमें कोई 50 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, अलग अलग बच्चों को सिलेक्ट करने की बजाय हमने क्या किया, जो हमें लिस्ट में पहले 50 मिले उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। हमें नहीं पता कि वो योग्य हैं या नहीं हैं, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया, तो वो हमारी सैम्पलिंग कौन सी होगी? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो हमने खुद नहीं की, सीधा हमें जो पहले मिले हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह की सैम्पलिंग को क्या कहते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें, मैंने पहले बताया इसमें हर एक का इक्वल चांस होता है, तो मीन टू से इसकी पहली जो विशेषता है वो क्या है कि ये बायस नहीं है। बायस कैसे नहीं है? कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे मैंने लॉटरी की एग्जांपल दी, तो कोई देखकर थोड़ी ना निकालेगा कि मेरी निकालनी है या आपकी निकालनी है, लॉटरी तो किसी की भी निकल सकती है। तो क्या है, पहली इसकी जो विशेषता है प्रोबेबिलिटी की, वो क्या, ये बायस नहीं है। और दूसरी तरफ इसकी जो है वो है रिलायबल होता है, मतलब जो भी डेटा हम इसके अंदर कलेक्ट करते हैं, जो भी सैम्पलिंग करते हैं, वो विश्वसनीय होती है क्योंकि हम खुद उसको जो है कलेक्ट करते हैं, परखते हैं। तीसरे नंबर पर अगर बात करें रिलायबल के बावजूद, इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी। तो क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जो हम सैम्पलिंग करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, सही होती है। क्यों? क्योंकि हम खुद उसको सोच समझकर उस पर्सन से मिलकर कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये एक्यूरेट होती है। और इसकी जो नेक्स्ट अगर बात करें विशेषता की, तो वो है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन क्या है कि जब भी हम इसको इस सैम्पलिंग को करते हैं तो क्या है, हमें जो भी मिस्टेक्स मिलती है, गलतियाँ मिलती हैं, उसको हम तुरंत करेक्ट कर सकते हैं जब हम इसको सैंपल को ले रहे होते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। बट प्रोबेबिलिटी की अगर ये 4 विशेषताएं हैं तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इसके हम कहते हैं नुकसान भी है। और वो इसका नुकसान क्या है, कमी क्या है? सबसे पहले ये टाइम कंज्यूमिंग है।
ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब देखो किसी पर्सन को जाकर मिलेंगे, फैक्ट फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। दूसरे नंबर पे ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल कैसे है कि ये हमें कॉस्टली पड़ती है। इस पर हमें अगर हम बोले कि किसी पर्सन से मिलने जाना है तो उसको मिलने के लिए टिकट वगैरह का खर्चा पड़ेगा, तो इसलिए ये इकोनॉमिकली भी हमें कीमती पड़ती है, महंगी पड़ती है। तीसरा ये जो है बहुत कम्प्लेक्स है, इसको करना जो है बहुत मुश्किल काम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को करना, क्योंकि इसके अंदर सारी पॉपुलेशन को लिया जाता है और हर एक एलिमेंट्स में चूज़ करना बहुत बड़ा काम है। तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो ये तो थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के फ़ायदे। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं। मैंने बोला इसमें सबका ना तो नो चांस होता है और ना ही सबका जो है चांस होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहली इसकी फ़ायदे की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जो इसकी सबसे बड़ी खामी है प्रोबेबिलिटी की, तो वो इसकी एक तरह की खासियत है कि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही हुआ होता है। हमें ईजिली उसको, मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन से मिले और जो भी पर्सन मिला उससे डाटा ले लिया तो बहुत ईजी हमने उसको हासिल कर लिया। तो पहले तो इसका क्या है कि इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, टाइम जो है सेविंग होता है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल भी नहीं पड़ती, हमें कोई छानबीन नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ नहीं, जो मिला उसी से इन्फॉर्मेशन लेकर हमने सबमिट करवा दी। तो इसलिए ये इकोनॉमिकली भी हमें जो है सही रहती है, मतलब ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं पड़ती। तीसरे नंबर पे इजी टू यूज़, इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि हमारे जैसे कोई एमएलए है, ठीक है, उसने मुझे बोला कि तुम ना इस पर्टिकुलर विलेज का मुझे डाटा ला के दो। तो मैंने क्या किया, उस विलेज के जो सरपंच था उसको मिल ली और उसी से मैंने सारा डाटा ले लिया। ना मैंने पर्सनली किसी से जाके मिली कि क्या है क्या नहीं है, कौन नहीं है, सीधा मैंने सरपंच से डाटा लिया और वो सारा लाकर एमएलए को दे दिया। तो वो हमारा क्या होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि सैम्पलिंग, जिसको हमने क्या किया, ईजी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, सबसे पहले जो इसकी विशेषता थी कि बयास नहीं है, और ये बयास है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमने सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमें पसंद होंगे हम उन बंदों को पहले सिलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे इनको सिलेक्ट करो, ठीक है। तो जो हमें पसंद नहीं होता उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे। तो इसमें ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। दूसरे नंबर पे क्या है, एक्यूरेसी की कमी। एक्यूरेसी क्या है, देखो उसमें तो हम खुद जाकर मिलते हैं पर्सन से, फिर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर इसमें क्या होता है, हम मिलते नहीं हैं, हमें जो भी पर्सन मिला बस उससे ले ली इन्फॉर्मेशन और सीधा हमने सबमिट कर दी, उसी को फाइनल मान लिया। तो उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्यूरेट हो, तो उसमें जो है डाटा जो है उसमें एक्यूरेसी की कमी होती है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। ये तो थी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग की टाइप्स और इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात करने जा रहे हैं जो ओनली प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसकी वेरियस टाइप्स के बारे में। सबसे जो पहली टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट का सिलेक्ट होने का पूरा चांस होता है, ठीक है। जिसके अंदर पॉपुलेशन का हर एक एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पहले सारे एलिमेंट जो है उनको ले लिया, उनको एक नंबर जो है पर्टिकुलर दे दिया जाता है। उसके बाद क्या है, हम रैंडमली उसमें से कोई नंबर चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास पॉपुलेशन है 1000, मेरे पास 1000 पॉपुलेशन है। तो मैंने क्या किया, हर एक पॉपुलेशन को एक अलग अलग कार्ड्स के ऊपर मैंने नंबरिंग लिख ली 1 2 3, इस तरह से मैंने 1 2 लेकर 1000 तक जो है वो जो लिस्ट जो है वो बना ली। कार्ड्स के ऊपर मैंने नंबर्स जो है वो 1 to 1000 लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, उन सारे नंबर्स की जो चिट्स थी उनको मैंने एक बाउल के अंदर डाल लिया, उसको मैंने अच्छे से शेक किया। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो नंबर हमारा क्या होगा, जो रैंडम नंबर जो है चुन लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। फिर से बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1000 की पॉपुलेशन थी, अगर कम लेनी तो कम भी ले लीजिए। हमारे पास जैसे 1000 पॉपुलेशन थी, हमने क्या किया, 1000 ही कार्ड लिए, 1000 कार्ड के ऊपर 1000 नंबर जो है वो लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उन सारे कार्ड्स को फोल्ड करके एक पर्टिकुलर बॉक्स में या जो शेक करने वाली कोई हैट में डाल लिया। फिर उसके बाद उसको शेक किया, शेक करने के बाद उसमें से हमने एक पर्ची उठाई और जो नंबर उस पर डिस्प्ले होगा वो सैम्पलिंग
हमारी कौन सी सैम्पलिंग होगी, रैंडम सैम्पलिंग। और वो नंबर जैसे कि मान लो हमने पर्ची उठाई, उसमें से 59 नंबर आया, तो 59 नंबर हमारी जो किया वो क्या हमारी क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टाइप है सैम्पलिंग की, वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, स्ट्रेट्स में डिवाइड करना। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जिसमें हम क्या करते हैं, सारी जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप्स में। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उन सब ग्रुप्स जो है उनको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, उस नंबर को देने के बाद इस सब ग्रुप में से रैंडम सैंपल जो है वो ले लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, अनलिमिटेड पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा है, इसमें से मान लो 1000 है या जितने भी है, जितने भी लगाने आपने, ये सारी हमारी पॉपुलेशन है। इसमें से हमने क्या किया, मैंने क्या बोला है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसको सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको मैंने सब ग्रुप बना लिए, 3 ग्रुप बना लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इनको मैं अलग अलग सिंबल दे दूँगी, ये पहला ग्रुप है मेरा, और दूसरे ग्रुप को मैंने प्लस का निशान दे दिया ताकि आप इसको इजीली समझ सको, ये अलग है। और तीसरे को मैंने 0 0 0 0 ये निशान दे दिया ताकि आप इसको इजीली समझ सको कि मैंने 3 अलग अलग ग्रुप्स लिए हैं। और इनको मैंने तीनों ग्रुप्स को नाम दे दिया, ये मेरा ग्रुप 1 है, ये मेरा ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पहले सारी पॉपुलेशन होती है, उसको क्या किया जाता है, ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, सारी की सारी पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों ग्रुप्स में से मैंने रैंडम सैंपल जो है वो ले लिए। जैसे कि मैंने पहली में ग्रुप में से भी कुछ ले लिए और दूसरे में से भी ले लिए और तीसरे में से भी ले लिए। तो ये मेरी सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग होगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये मेरा क्या है, रैंडम सैंपल। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अगर एग्जांपल की बात करूँ, मान लो कि मुझे डाटा इकट्ठा करना है कि कौन से पर्सन जो हैं वो ज़्यादा, कौन सी एज के पर्सन ज़्यादा टाइम जो है मनी सेव करते हैं। मैंने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन में से 3 ग्रुप बना लिए, एक 20 एज वाला बना लिया, एक मैंने 30 एज वाला बना लिया और एक मैंने 40 एज वाला ग्रुप बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इन सारी एज के रैंडम सैंपल ले लिए, तो वो मेरी क्या हुई, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लियर। इसके एडवांटेज भी हैं कि ये इजी वर्क हो जाता है, इसके साथ हम पॉपुलेशन जो है उसको बड़ी इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं, इसका ये मेन एडवांटेज है। और इसके अलावा इसको क्या है, एरर जो होती है वो लेस होती है, मतलब इसमें गलतियों की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि हम सारी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और ग्रुप्स में स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है और इससे क्या है, गलतियों की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसके अगर नुकसान की बात करें तो ग्रुप में डिवाइड करना पूरी पॉपुलेशन को बहुत बड़ा काम है, डिफिकल्ट जॉब है। तो इसलिए ये काम जो है, ये इसकी सबसे बड़ी जो है खामी है कि इसको इतने बड़े काम को जो है करने के लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्टी आती है। दूसरे नंबर पे इसकी अगर हम खामी की बात करें तो वो है कि जब भी हम ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये जो छोटे, ये सिर्फ बड़े लेवल जो है स्मॉल ग्रुप्स में अगर इसको अप्लाई करना हो तो स्मॉल ग्रुप्स पे हम इस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ बड़े ग्रुप पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी खामी है। सो ये तो थी हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब जो थर्ड जो टाइप है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है, जैसे हमने इसमें किया था स्ट्रेटिफाइड में कि इसमें हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो जो क्लस्टर सैम्पलिंग है तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो डेटा है उसको हम क्लस्टर्स या सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पॉपुलेशन है उसको हम क्लस्टर्स या सेक्शन में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उनमें से कुछ जो है पर्टिकुलर ग्रुप जो है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये ज़्यादातर ज्योग्राफिकल डाटा है उसको लेने के लिए कलेक्ट की जाती है। ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसके संबंधी डेटा इकट्ठा करने के लिए या फिर लार्ज पॉपुलेशंस के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग का। फिर से सुन लीजिए, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी की सारी पॉपुलेशन जो है उसको क्लस्टर्स के या सेक्शंस के में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उन्हीं सेक्शन में से कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को चुन लेते हैं और वो होती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। और ये जो सैम्पलिंग है इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर यूज़ किया जाता है या फिर लार्ज पॉपुलेशन हो तो उसकी सैम्पलिंग लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले कि एक बिजनेसमैन है, उसने क्या करना है, जितने भी लोकल बिजनेस करते हैं, पर्सनल स्मॉल बिजनेस करते हैं, तो उनका डेटा लेना है, तो वो क्या करेगा, क्लस्टर सैम्पलिंग करेगा। क्लस्टर सैम्पलिंग के जरिए वो क्या करेगा, जियोग्राफिकल जो एरियाज़ है उनमें उनकी वो स्टडी करेगा, उसके बाद वो डेटा इकट्ठा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, ये हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को उसने क्या किया, जो है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। ये मेरे सेक्शंस हैं, थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगेगा पर लेकिन हो जाएगा। ये मैंने इनको सब सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, ये हमारी सारी पॉपुलेशन थी, इसको मैंने अलग अलग जो सेक्शंस थे उसमें डिवाइड कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इनमें से कुछ जो सेक्शंस थे उनको सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरी कौन सी हैं, क्लस्टर सैंपल। ठीक है, ये मेरे सारे सैंपल है जो उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दी कि एक बिजनेसमैन था, उसने क्या था, उसको मतलब उसको जानना था कि स्मॉल बिजनेस कौन कौन से एरियाज़ में हो रहा है, तो उसने क्या किया, अलग अलग जो जोग्राफिकल एरिया था उसका जो था चार्ट बनाया या कुछ भी उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। ये हमारे अलग अलग हैं और उसके बाद उसने क्या किया, इनको एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसमें से उसने क्या किया, पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस को सिलेक्ट कर लिया और वो उसके क्या हुए, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, पहले सेक्शंस में डिवाइड किया डेटा को, उसके बाद उसने इसमें से कुछ जो सैंपल थे उनको सिलेक्ट कर लिया, क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया। तो ये होती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है वो कई बार क्या करती है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी है कि ये पॉपुलेशन को कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी वजह से ये स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है उससे अलग है। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर के बीच में, कि ये कभी कभी उसको जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। अब हम इनकी बात करें, अगर क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें, तो जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी तरफ बात करें स्ट्रेटिफाइड में, द सब ग्रुप्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या होता है, यही मेन डिफरेंस है। जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसमें क्या होता है, जितने भी नंबर्स ऑफ ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग होती हैं। पर लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड है इनमें जितने भी सब ग्रुप्स हैं उनकी जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। इसको जोग्राफिकल जो एरियाज़ है उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्ट्रेटिफाइड जो है इनको जो है जो पर्टिकुलर साइड का डाटा जो है इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस रहा है क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग
सैम्पलिंग में। तो क्लस्टर सैम्पलिंग आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद उन सेक्शन में से पर्टिकुलर जो डेटा है या पर्टिकुलर सेक्शंस को सिलेक्ट कर लिया जाता है, वो होती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। अब जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कौन सी होती है, ये थोड़ी है समझने वाली। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सारी की सारी पॉपुलेशन जो है उसको स्टडी किया जाता है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ये सारी की सारी पॉपुलेशन जो है हमारी 1000 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 1000 पॉपुलेशन है तो हमने क्या किया, हर एक यूनिट को एक नंबर दे दिया, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो हमने क्या किया, हर एक सेक्शन को 1 से लेकर 1000 तक नंबर जो है वो दे दिया हर एक यूनिट को, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर यूनिट्स। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, जो हमने नंबर दिया, फिर उसके बाद हम सैंपल जो है डिसाइड करते हैं। सैंपल नंबर हम डिसाइड करते हैं कि हमें सैंपल नंबर कितने बच्चों का हमने सैंपल जो है वो डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मुझे 50 बच्चों का जो सैंपल है वो तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है सिलेक्ट करेंगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया अपने स्टार्टिंग नंबर को, यहाँ पे मैंने जो है वो रख लिया 234। इसी तरह से स्टार्टिंग नंबर के बाद हम क्या करेंगे, इनका इंटरवल करेंगे, रेगुलर इंटरवल्स करेंगे। देखो ये प्रोसेस है जब हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी सारी की सारी यूनिट को लिया जाता है, उनको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास 1000 है, तो हमने क्या किया, हर एक यूनिट को 1 से लेकर 1000 तक नंबर दे दिया। दूसरा इसका स्टेप क्या है, हम पहले सैंपल तैयार करते हैं, हमने कितने बच्चों का सैंपल तैयार करना है, हम वो वांटेड सैंपल को नोट करते हैं। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 50 का करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टार्टिंग नंबर, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने ये जो सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये कौन से नंबर से स्टार्ट करनी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मैंने 234 से स्टार्ट करनी है। उसके बाद मैं इनका क्या करूँगी, इंटरवल करूँगी। अब इंटरवल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो इंटरवल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले है नंबर ऑफ यूनिट्स बाय जो हमने सिलेक्ट किया है सैम्पल नंबर, वांटेड सैम्पल नंबर। और यहाँ पे मैंने सैंपल नंबर सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब देखो नंबर ऑफ यूनिट कितनी है हमारी, 1000, और उसमें से मैंने कितने बच्चों का सैंपल सिलेक्ट किया है, 50। तो इसको आप जब करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 20। तो इनका इंटरवल क्या निकला, 20। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग नंबर रखा था उसके बीच में मैं 20 प्लस करती जाऊँगी, ऐसे कि 234 20 प्लस 254। उसी तरह से जब मैं 254 में यहाँ पे मैं साइड पे इसको मेंशन कर रही हूँ, उसके बाद जब 254 में जब मैं 20 प्लस करूँगी तो हमारी जो है सिस्टमेटिक जो सैम्पलिंग है वो क्या होगी, 274। तो इस तरह से जो हमारी सैम्पलिंग है कंटिन्यू चलती जाती है। इस तरह की सैम्पलिंग हम यूज़ कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम मान लीजिए हम ये एज अलग अलग एज ग्रुप का जो है, यंग कितने हैं, ठीक है, उनकी एज ग्रुप को स्टडी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कौन सी सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। एज ग्रुप का हमने डिसाइड कर लिया कि हमने 10 से स्टार्ट करना है, जैसे कि 10 से 12, फिर 12 से 14 का स्टडी करेंगे, फिर 14 से 16 का। तो इस तरह से जो स्टडी की जाती है, जो सैंपल इकट्ठा किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जिसमें क्या होगा, पहले सारी पॉपुलेशन को एक नंबर दिया जाएगा, उसके बाद एक नंबर सेलेक्ट किया जाएगा जितना आपने डेटा लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है चूज़ करोगे। उसके बाद इनका इंटरवल निकालोगे। इंटरवल कैसे निकलेगा, पहले नंबर ऑफ यूनिट बाय सिलेक्टेड नंबर, जो सैंपल नंबर है। फिर हमने क्या किया, 1000 हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, ये वाली यूनिट थी, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 50 से, जिससे कितना आया 20। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने नंबर सेलेक्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट था, उसमें हम 20 प्लस करते जाएंगे। तो ये जो सिस्टमेटिक हमारा वे से सैम्पलिंग हो रही है उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब जो लास्ट टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, वो है मल्टी
स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हर तरह की मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वो टेक्निक है जिसके अंदर जो सैम्पलिंग है उसकी हर एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, चाहे वो क्लस्टर हो, चाहे सिस्टमेटिक हो, चाहे स्ट्रेटिफाइड हो और चाहे जो है क्लस्टर हो। इसमें हर एक टाइप का यूज़ किया जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन है, फार्मर लगा लीजिए कि फार्मर है, उसने क्या किया, अपने वो जो ऑर्चिड है, अपना जो बगीचा है उसको वो डेवलप करना चाहता है, उसको हेल्दी बनाना चाहता है। तो उसने क्या किया, अपने पहले सारे बगीचे को अलग अलग स्ट्रेटिफाइड कर दिया। स्ट्रेटिफाइड कर दिया मतलब उसके एरिया को उसने डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, पर्टिकुलर स्ट्रेट्स को आगे क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एक रैंडम नंबर ले लेगा हर एक स्ट्रेट्स का और उसमें वो क्या करेगा, उन क्लस्टर्स की स्टडी करेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल जो है यहाँ पे डिस्प्ले करके बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने डॉट्स ले रही हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको समझा पाऊँ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, ये जो बागान है ये छोटा सा ही बनाऊँगी, इसका वन एरिया ही कवर करूँगी सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये जो एरिया है इसको मैं डॉट्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये क्लस्टर में काउंट होंगे। तो जब तक ये काउंटिंग करने के लिए हमने, क्योंकि इसको पहले स्ट्रेटिफाइड करना है एरिया को, फिर उसके बाद हमने इनको क्लस्टर में डिवाइड करना है। क्लस्टर के बाद हम इसको एक रैंडम नंबर देंगे और उसी रैंडम नंबर की हम जो है पर्टिकुलर क्लस्टर की स्टडी करेंगे। ये मैंने यहाँ पे हमारा एक बागान बना लिया है। ठीक है, ये फार्मर का बागान है जो मैंने अभी भी एग्जांपल दी। उसने क्या किया, पहले इस बागान को स्ट्रेटिफाइड कर लिया। मैंने पहले बोला है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कौन सी है, जिसके अंदर हर टाइप का यूज़ किया जाता है, चाहे क्लस्टर हो, चाहे सिस्टमेटिक हो, चाहे रैंडम हो और चाहे लास्ट जो है हमारी जो है सिस्टमेटिक, रैंडम, सिस्टम और स्ट्रेटिफाइड। तो इसके अंदर हर एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इसने, ये हमारा बागान था जिसमें किसान ने क्या किया, सबसे पहले अपने बागान को हेल्दी बनाने के लिए उसको स्ट्रेटिफाइड कर दिया स्ट्रेट्स में। तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कर रही हूँ। ये लीजिए, मैंने, ये मेरा पहला एरिया, उसके बाद ये मेरा दूसरा एरिया, उसके बाद ये मेरा 3 स्ट्रेट्स मैंने बना लिए। ये मेरा नंबर 1 स्ट्रेट है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 स्ट्रेट्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, हर, जैसे देखो यहाँ पे जितने भी क्लस्टर्स है, ये सारे जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है ये हमारी क्लस्टर्स हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस तरह से बागान को पहले स्ट्रेटिफाइड कर लिया। उसके बाद इन क्लस्टर्स को उन्होंने नंबर दे दिया, जैसे कि ये नंबर 1 क्लस्टर, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4 हर एक में बराबर है। ये देख लीजिए, नंबर 1, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो सभी में देखो 4-4 जो है बराबर है। तो इसने क्या किया, नंबरिंग दे दी क्लस्टर्स को एक पर्टिकुलर। उसके बाद इसने क्या किया, जैसे पहले में उसने फर्स्ट जो क्लस्टर था उसका स्टडी किया। ठीक है, ये हमारा क्लस्टर है, जो इसने ये बीच का एरिया जो डिसाइड किया ये क्लस्टर है और ये जो एरिया स्ट्रेटिफाइड किया ये हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करके स्ट्रेट्स किया है। उसके बाद देखो, इसमें मैंने रैंडम नंबर ले लिया कि मुझे 4 नंबर की स्टडी करनी है। इसमें मैंने रैंडम नंबर ले लिया कि मैंने 2 नंबर की जो क्लस्टर है उसकी स्टडी करनी है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये 4 है यानी कि मैं इस 4th नंबर क्लस्टर जो है उसकी देखभाल करूँगी और अगर यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पर ये 2 नंबर क्लस्टर की देखभाल करूँगी। तो इस तरह से इसकी रैंडम नंबर देखकर जो है सैम्पलिंग की जाती है। तो इस तरह की जो टेक्निक यूज़ करके सैम्पलिंग की जाती है उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो स्टूडेंट, आज हमने जो सैम्पलिंग थी उसकी जो प्रोबेबिलिटी की वेरियस टाइप थी, 5 क्लस्टर, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, इनके बारे में पढ़ा। कल हम नॉन प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग जो है उनकी वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।